everyone. A very warm welcome to all of you to yet another insightful session on financial statements for non-corporate entities as per ICAI guidelines, simplified compliance through TelePrime, organized by Central Council of ICAI. We are thrilled to have you join us on today's session. I am CA Aarti of today's webinar. It is my pleasure to be a moderator on today's webinar. TelePrime helps non-corporate entities comply with ICAI guidelines for financial statement by exposing financial data for professional reporting, streamlining financial reporting for accuracy and compliance, improving transparency and stakeholder communication. Now, I would like to call CA Subhash Chandra Barjatya, Chairman, Ajmer Branch of CAIRC for welcome address. Hello, dear professional colleagues, सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल द्वारा आयोजित वेबिनार जो फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एसेसीज जो नई गाइडलाइंस जो हमारे को इशू की गई है, हमको नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए हैं उसी में इशू करने हैं, उसी में ऑडिट करनी है, रिपोर्ट देनी है। मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ में इस विषय के विशेषज्ञ सीए विनोद जांगड़ा जी हमारे साथ हैं, जो हमें इस बारे में ज्ञानवर्धन करेंगे। मैं सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन सीए अंकुर गुप्ता जी एवं सचिन जयेंद्र तिवारी जी एवं सीआईआरसी की टीम का भी आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आपका ज़्यादा व्यक्त समय नहीं लेते हुए श्री विनोद जी का मैडम को देता हूं ताकि विनोद जी जांगड़ा को हैंड ओवर कर सकें। थैंक यू। Thank you, sir. Now, I would like to call Chairman Ankur Kumar Gupta, Chairman CIRC of IPI, for special address. Thank you, ma'am. Respected सुभाष चंद्र जी बरजातिया जी, चेयरमैन अजमेर ब्रांच, आज के हमारे स्पीकर विनोद जी जो टेली से हैं और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया लेवल पे काफ़ी उन्होंने सेमिनार लिए हैं, टेक्निकली एआई पे भी अच्छा बोलते हैं ये। और हमारे आज मॉडरेटर हैं आरती जी, जो मेरे होम टाउन सीकर से बिलोंग करती है। थैंक यू मैम, आपने टाइम निकाला। सबसे पहले मैं जैसे हम बात करें आज का जो टॉपिक लिया, उस टॉपिक का लेने का पर्पज यही था कि अभी ऑडिट का सीजन है, सब लोग अकाउंट्स फाइनल कर रहे हैं, जहाँ ब्रांचेज हैं वहाँ ऑलरेडी ये टॉपिक एज ए सेमिनार या कॉन्फ्रेंस या किसी ना किसी रूप में ये हम काम में ले रहे हैं, बट सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उन सब चीज़ों को। बट क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ ब्रांचेज नहीं है, उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट करने की, जहाँ ब्रांचेज नहीं है या सीपी स्टडी सर्किल है, जहाँ मेंबर को थोड़ा इशू आ रहा है, वो सोच रहे हैं या तो किसी ब्रांच में जाके वो अपना सेमिनार ले या उसके बारे में समझें कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है, कैसे उसको वो बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में मैं टेली में जैसे बात चल रही थी हमारी कि टेली के साथ में हम प्रोग्राम करना चाह रहे थे, तो यही सुझाव आया कि टेली के रूप में हम करेंगे तो बेटर है। ये अकाउंटिंग, मोस्टली अकाउंटिंग जो होती है अपने, मैं इधर बात करूं नॉर्थ वेस्टर्न भारत की, तो इधर जो टेली बहुत एक यूजफुल टूल है हमारे लिए। जो मिड कॉर्पोरेट फर्म होती है या मिड फर्म जो कॉर्पोरेट होती है वो बहुत सारी टेली यूज करती है, बहुत सारी एंटिटीज, तो उनको अपनी अकाउंट्स जो टैली में रखे हुए हैं उससे कैसे वो बेटर तरीके से इस फॉर्मेट को ड्राफ्ट कर पाएंगे, बेटर तरीके से निकाल पाएंगे, बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जिससे हमारे सीए का काम भी कम हो और सीए के साथ साथ बिजनेस में भी इजी हो। जो इंस्टीट्यूट ने ये गाइडेंस नोट इश्यूज किया है
उसकी कंप्लायंस हम मैक्सिमम तरीके से कर पाएं और मैक्सिमम मतलब इस तरह बेनिफिट के साथ में आगे बढ़ पाएं, जिससे कि जो अपनी बैलेंस शीट है वो इन प्रेजेंट होगी। इसका पर्पज क्या है लाने का, कि जो बैलेंस शीट अपनी वो बैंक में जब जाती है तो उसके बेस पे फाइनेंस देते हैं। बहुत छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं अभी हमारे पास, पर ठीक है, उसको धीरे धीरे हम रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे आने वाले अपकमिंग टाइमों में, कि इन चीजों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। जैसे छोटा सा एग्जांपल लूं मैं, एक लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, जो हम लॉन्ग टाइम में दिखाते हैं और बैंक फाइनेंस लेते समय उसको लॉन्ग टाइम में ही शो किया जाता है। बट सपोज करो उसको उन्होंने पे कर दिया तो उसको शॉर्ट टाइम में लेना है। तो अनसिक्योर अनसिक्योर लोन जो शॉर्ट टाइम में पेमेंट में आ जाता है, तो उससे उसकी वर्किंग कैपिटल की जो लिमिट है वो डिक्रीज होगी। तो ये सब चीजें चैलेंज आएंगे हमारे सामने, इसको फॉर्मेट को लागू करने में बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं। तो आज हमारे बीच में विनोद जी हैं जो हमको समझाएंगे कि इन इश्यूज को कैसे हम ओवरलैपिंग करें या उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, जिससे मैक्सिमम हम इस फॉर्मेट को अडॉप्ट कर पाएं और इस टूल का की कार्य है जिसमें हम आगे बढ़ पाएं। थैंक यू। थैंक यू विनोद जी और मैम, ओवर टू मैम। Now, our eminent speaker, CA Vinod Jangra, will talk on today's topic, that is financial statement for non-corporate entities as per ICAI guidelines. And we hope that same shall be helpful to all of us. Mr. Vinod sir, he is certified CA with a passion for teaching and technology. He is experienced faculty for IT and advanced IT across multiple ICAI branches. He is also approved faculty Aura. He actively runs Brain to Win YouTube channel, a dedicated platform to unlock potential of Tele. He has delivered 250 plus sessions. He believes not only learn technology but also leverage it. Thank you, sir. Now I would like to hand over to the session to Mr. Vinod sir to conduct this webinar. Over to you, sir. थैंक यू मैम। स्पेशल थैंक यू तो CIRC टीम जो इतना अच्छा सेशन कर रहे हैं और हमारे प्रोफेशनल्स को अपडेट करने का पूरी मेहनत कर रहे हैं, और जो भी प्रोफेशनल ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे प्रोफेशंस को आगे ले जाने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और ज्वाइन करते हैं साथ साथ। और CA अंकुर गुप्ता जी, चेयरमैन CIRC, जयेंद्र तिवारी जी, सेक्रेटरी CIRC, और सुभाष चंद्र जी, इनका सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो हम आज शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है मैम? यस सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, जैसा हम सब जानते हैं, 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट कर दी गई है। 1 अप्रैल 24, वैसे एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 25 से है। जो 1 अप्रैल 25 के बाद जितनी भी बैलेंस शीट हम साइन करेंगे, जितनी भी बैलेंस शीट हमें साइन करनी है, बनानी है, वो 1 अप्रैल 25 के बाद, तो प्रैक्टिकली वो 1 अप्रैल 24 से एप्लीकेबल हो गया। 24-25 की जो भी बैलेंस शीट साइन होंगी वो हमारे गाइडेंस नोट के हिसाब से होगी। तो लेटेस्ट अपडेट आया है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गाइडेंस नोट, ये फोटो शायद आपने देखी भी होगी, पहले भी देखी होगी। जो गाइडेंस नोट के ऊपर हम काफ़ी चर्चा कर भी चुके होंगे, काफ़ी पार्टिसिपेंट। तो बट हमारा सेशन आज प्रैक्टिकल रहने वाला है। नोटिफिकेशन और गाइडेंस नोट के हिसाब से आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में करनी है, जो रिकमेंडेड है गाइडेंस नोट के अंदर। एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24, 1 अप्रैल 24 से एप्लीकेबल है। और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या रिक्वायर्ड है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है, किसी केस में मैंडेटरी है, किसी में नहीं है, वो डिपेंड करेगा, गाइडेंस नोट में डिटेल्स में दिया हुआ है। नोट्स टू अकाउंट्स, शेड्यूल्स, ब्रेकअप, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये सब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट रहने वाले हैं। स्कोप हमारा क्या रहेगा स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए? जो एक्सेल टूल टैली ने हमें प्रोवाइड करवाया है, टैली ने बहुत ही एफर्ट्स लगा के हमें एक्सेल का टूल प्रोवाइड करवाया है, जिसके कारण हम अपने
फाइनेंशियल्स को बड़ा इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लाइंट से जो डेटा डायरेक्टली आएगा उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डेटा अगर स्प्लिटेड फॉर्म में है, हमारे को जैसे कंपैरेटिव शीट में 2 साल का डेटा एक साथ कंपैरिजन में रखना है और हमें वो कंपैरिजन में डेटा रखना है, तो अगर 2 अलग अलग टैलीज में भी है, स्प्लिटेड है डेटा, तो वो भी आप कैसे इंपोर्ट कर पाएंगे, उसके ऊपर बहुत टैली ने मेहनत की हुई है आपको रेडीमेड आपको डेटा प्रोवाइड करवाने के लिए। टैली ने क्या प्रोवाइड किया हमें? ऑटोमेटेड एक्सेल टूल टू फैसिलिटेट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। टैली ने सपोर्ट किया किस किस को? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को और एचयूएफ को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को। शीट एक्सेल जो टेम्पलेट हमें मिलेगी टैली के द्वारा, उसके अंदर हमें ये सीट्स मिलने वाली हैं जिसमें रीडमी और बेसिक इन्फो फाइल है जिसके अंदर पूरी डिटेल्स दी हुई है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस काउंट जो हमें एज पर फॉर्मेट गाइडेंस नोट रिक्वायर्ड है वो आपको बना के दिया हुआ है, आपको बनाना नहीं है मैनुअली। नोट्स टू अकाउंट शेड्यूल्स, जगह जगह पे नोट टू अकाउंट और शेड्यूल्स दिए हुए हैं, वो हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे वो वर्क करेगा। डेटा फ्लो कैसे रहेगा टैली के अंदर? सबसे पहले हमें टैली के अंदर डेटा मिलेगा क्लाइंट से, उसको हमने एक्सएमएल में एक्सपोर्ट करना है। एक्सएमएल में एक्सपोर्ट करने के बाद उसे इंपोर्ट करना है एक्सेल एडॉन्स के अंदर जो टैली ने ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया हुआ है। मैपिंग टैली ने करके दी हुई है ऑलरेडी, कुछ मैपिंग हमें अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से करनी पड़ेगी, तो वो हम जब करेंगे उसके बाद कुछ नोट्स, एडिशनल नोट्स हैं जो हमें अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिखने हैं, वो लिखने हैं। उसके बाद आपका डेटा बैलेंस शीट, P&L नोट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड नोट्स के साथ रेडी हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना ही काम करना है और आपके पास वो डेटा रेडी है। कैसे मैं इस एडॉन्स को रजिस्टर करूंगा, कैसे वो फीचर्स को मैं यूज कर पाऊंगा, तो वो मैंने थोड़ा सा यहाँ दिखाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर आए, अगर आप सिस्टम पे बैठे हैं तो साथ साथ करके चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी तो वो मैं साथ साथ आपको बता भी दूंगा। आप टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे जाएंगे, टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे होम पेज के ऊपर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट। ये क्लिकेबल है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक और विंडो मिलेगी, एड ऑन टू जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एज पर आईसीआई गाइडेंस। इसके अंदर गेट स्टार्टेड नाउ जहां लिखा है टैली सीरियल नंबर, ये टैली सीरियल नंबर आपको डालना है। टैली सीरियल नंबर डाल के आपको चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल आईडी है टैली के अंदर, उस पे एक ओटीपी आपको रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको एंटर करके इसको अप्रूव करना है। जैसे ही आप इसको अप्रूव करेंगे, ये आपको लाइसेंस सीरियल नंबर कहाँ मिलेगा? टैली के अंदर आप F1 प्रेस करेंगे, F1 के बाद सेटिंग्स, सेटिंग्स के बाद लाइसेंस, लाइसेंस के बाद मैनेज लाइसेंस, वहां पे आपको आपका सीरियल नंबर शो होगा। ये सीरियल नंबर आप एंटर करने के बाद अप्रूव कर देंगे और जब जैसे ही आप इसको ओके कर देंगे तो आपको जो आपका टैली का एड ऑन्स है वो आपको आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। वो आपके सिस्टम में कहाँ पे डाउनलोड होगा? जो टैली आपने इंस्टॉल की हुई है, मैक्सिमम टाइम टैली हम सी ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं, तो सी ड्राइव में है तो आपको ये वाला पाथ मिलेगा। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल, टैली प्राइम, ऐप रिसोर्सेज, फिर प्लगइन्स फोल्डर के अंदर आप जाते जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसीई। यहाँ आपको एक जिप फाइल मिलने वाली है, जिप फाइल को आपको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद आपके पास फाइल एक्सेल टूल आपका रेडी है। लेकिन इस एक्सेल टूल को यूज करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, टैली से एक्सपोर्ट करेंगे एक्सएमएल के अंदर, एक्सएमएल से वापसी इंपोर्ट करेंगे एडॉन्स, एक्सेल एडॉन्स के अंदर। तो वहां इंपोर्ट करने के लिए जो एक्सएमएल टैली से एक्सपोर्ट होगा वो कैसे होगा, उसकी बात रह गई है। हम एडॉन्स हमारे पास आ गया, एक्सेल टूल आ गया, लेकिन एक्सेल टूल के अंदर जो एक्सएमएल डेटा इंपोर्ट करना है वो कहां से आएगा? तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना लाइसेंस अपडेट करना है। पहले वो वाला प्रोसेस कंप्लीट करना है ओटीपी वाला, उसके बाद हमें अपना लाइसेंस अपडेट करना है। यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी और आपका टैली का जो डॉटनेट वर्ड है वो आपको एंटर करना है। वो एंटर करने के बाद आपको ये आपको मिलेगा कहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन, वही F1 सेटिंग लाइसेंस, मैनेज लाइसेंस, और F5 आप क्लिक करेंगे अपडेट के लिए, तो वहां पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा अपडेट लाइसेंस का। आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड अपना डालना है। उसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा, लाइसेंस अपडेटेड सक्सेसफुली।
पहले हमें एड ऑन्स के लिए जो प्रोसेस किया था ओटीपी वाला, वो एड ऑन्स के लिए था। ये जो प्रोसेस किया है ये टैली के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाए एक्सएमएल एक्सपोर्ट करने के लिए, वो ये ऑप्शन है उसके लिए। तो दोनों काम हमारे हो गए, उसके बाद हम इसके ऊपर फर्दर वर्क कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सेशन। अगर इसमें अभी ऐड एक्टिवेट करने में अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो मैडम, मैं अभी कोई क्वेश्चन है तो, कोई एक्टिवेट के ऊपर अगर किसी को कोई कैसे एक्टिवेट होगा या कहीं प्रॉब्लम किसी को आ रही है तो फिर हम अदरवाइज प्रैक्टिकल सेशन पे चलेंगे। You can continue, sir. अभी कोई क्वेश्चन नहीं। ओके। सर एक क्वेश्चन है कि टैली में कैसे करते हैं, रिपीट कीजिए। एनेबल कैसे करना है? देखिए मैं आपको स्क्रीन दिखा दूं, स्क्रीन विजिबल है ना मैम? नो, जी मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही सर आपकी। जस्ट ए मिनट। विजुअल है सर, हमको तो शेयर कर रखा है ना आपने। नहीं, ये अभी ब्राउजर में ओपन किया है, हाँ, ब्राउजर विजिबल है ओपन ना? है, ओपन है। हाँ, ओके। टैली सॉल्यूशंस, जैसे आप टैली सॉल्यूशंस के होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ आपको स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालना है। ये सीरियल नंबर आपको कहाँ से मिलने वाला है? टैली को ओपन करेंगे। टैली को ओपन करने के बाद यहाँ F1 पे क्लिक करेंगे या F1 प्रेस कर सकते हो। उसके बाद सेटिंग्स, सेटिंग्स के बाद लाइसेंस, लाइसेंस के बाद मैनेज लाइसेंस, और यहाँ आपको ये सीरियल नंबर आपका शो हो जाएगा। ये सीरियल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और चेक एलिजिबिलिटी करना है। तो उसके बाद एक ओटीपी रिसीव होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल के दिखा भी देता हूँ। जैसे ही मैं चेक एलिजिबिलिटी करूंगा, अब देखिए मेरे को ये मैसेज दे रहा है, दिस टैली सीरियल नंबर इज ऑलरेडी एनेबल्ड फॉर द फाइनेंस स्टेटमेंट, बिकॉज मैं इसको एक्टिवेट ऑलरेडी कर चुका हूं। जिसने एक्टिवेट नहीं किया उसका यहां से एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर ये आपका कंपेटिबल किसके साथ रहेगा? टैली प्राइम 6.0 और एमएस एक्सेल 2016 ऑनवर्ड। टैली प्राइम का 6.0 वर्जन आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए और एमएस एक्सेल का 2016 का वर्जन एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये वर्क करेगा। यहां से एक्टिवेट करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहां लाइसेंस पे आप आए थे तो यहां F5 अपडेट का आपको ऑप्शन मिलेगा। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको tally.net आईडी में ईमेल आईडी और tally.net पासवर्ड में आपको पासवर्ड एंटर करना है, और ये जैसे ही एंटर करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ अब ये कहां पे मेरे को मिलेगा? जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास टैली का आपको पता है कहां पे इंस्टॉल्ड है तो आप डायरेक्टली दिस पीसी में जाएं, प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स में टैली प्राइम, टैली प्राइम में ऐप रिसोर्स, ऐप रिसोर्स में प्लगइन, प्लगइन्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इससे आपको जिप फाइल मिलने वाली है। इस जिप फाइल को आप जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये इस तरह के फोल्डर ओपन होगा और ये आपको फाइल विजिबल हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता आपने टैली को कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है तो आप जस्ट टैली के जो आइकन है उस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ओपन फाइल लोकेशन शो होगा। जैसे ही आप ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर जहां पे आपकी टैली इंस्टॉल्ड है वो ओपन हो जाएगा। बिकॉज मैंने अगर आप देखेंगे तो दो टैली इंस्टॉल की हुई है, एक एडिट लॉग और एक विदाउट एडिट लॉग। तो विदाउट एडिट लॉग जो मेरी इंस्टॉल थी सी ड्राइव में, जो मैंने आपको पहले दिखाया, और जो एडिट लॉग है वो ई के अंदर इंस्टॉल्ड है, तो ई ड्राइव के अंदर। तो उसका ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। अब ऐप रिसोर्स, ऐप रिसोर्स के बाद प्लगइन्स, प्लगइन्स के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये मेरे पास वर्जन एक्सेल शीट के अंदर। जैसे ही मैं इसको एक्सेल शीट को एनेबल ओपन करता हूं तो आप ये देखिए, ये मेरे को ऐसी कुछ फाइल मिलेगी रीड मी। इसके अंदर सारी डिटेल्स दी हुई हैं आपको ऑलरेडी, इंडेक्स, बेसिक इन्फो, और ये बैलेंस शीट पी एंड एल जो मैंने फाइल्स आपको बताई थी वो सारी फाइल्स इसके अंदर। भाई अभी कल कल ही खाने, परसों खाए हैं केले, 4 केले पड़े, या मैम? खा लिए नहीं तो। हेलो?
पलक अब अब हमें क्या करना है, इस फाइल के लिए हमें एक इंपोर्ट करने के लिए एक्सएमएल फाइल रिक्वायर्ड है। देख लेंगे अभी, आपको पता पड़ जाएगा ना, जिसका भी पासवर्ड इनवैलिड है वो आ रहा होगा ना, उसको हटा ही दूंगी ना मुझे। मैंने कहा लिख के देगा मुझे इस पे हर चीज, किसका किस डेट को हुआ है। मैम किसकी आवाज आ रही है तो म्यूट कर दीजिए, क्वेरी पूछ रहे हैं कुछ। आरती मैम। मैम हेलो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपन जो क्वेश्चन आंसर है सबसे लास्ट में ले लें, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर साथ साथ लेना सेशन भी ये पूरा नहीं होगा। पैनलिस्ट आई गेस पी सुभाष चंद्र जी का वो कुछ ऑन है, उनको बोलो अनम्यूट करने को। है ना, और अनम्यूट कर दे, इसके लिए इनको बार बार में ये डिस्टरबेंस होगा हाँ, आप होस्ट को सबको। बोलिए ना, मतलब वो अनम्यूट कर देंगे सबको। हाँ उसके बाद जैसे मेरे पास क्लाइंट का डेटा आया, तो क्लाइंट का डेटा मेरे पास टैली में आया। टैली में आने के बाद मुझे क्या करना है, बैलेंस शीट में जाना है, क्योंकि मुझे जो ऑडिट करना है डेटा वो बैलेंस शीट को और P&L रिक्वायर्ड होगा प्रिंट करने के लिए, रिपोर्ट्स के लिए। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो मुझे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है आपके पास। तो ऑल्ट ई भी आप प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। एक्सपोर्ट, जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसीई का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन आपको जो लाइसेंस आपने अपडेट किया था वो अपडेट करने के बाद ही विजिबल होगा, उससे पहले आपको ये अपडेट नहीं मिलेगा। जैसे ही आपने वहां पे 50% टैक्स लग रहा था, कारण 15% सेस भी था, हम्म 28 + 15 हम्म 48 रुपया। सर अंकुर सर, ये सुभाष सर का अनम्यूट नहीं हुआ अभी तक। प्लस सेस नहीं है। पैसा खत्म कर रहा है। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आरती मैम आप अपने एंड से भी कर सकते हैं आई थिंक। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एंटर करूंगा, तो आप देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ कन्फिगर का ऑप्शन, कन्फिगर करूंगा तो एक्सपोर्ट डेटा फॉर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अगर आपको 2 साल का डेटा रिक्वायर्ड है तो आप 2 साल का डेटा एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको करंट ईयर का रिक्वायर्ड है करंट ईयर का कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का रिक्वायर्ड है तो प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। अब आपको जैसे पता है मुझे कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, तो मैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर इकट्ठा करूंगा, और मेरे करंट ईयर की एंड डेट क्या है वो मुझे बतानी है, 31 मार्च 25। उसके बाद यहाँ एक आपको प्रॉब्लम आएगी क्या, कि अगर जो क्लाइंट बोलता है कि मैंने डेटा लास्ट ईयर का जो डेटा है वो स्प्लिट करके रख लिया है, इट मीन्स कि 24-25 का डेटा तो अलग टैली में है और 23-24 का डेटा अलग टैली के अंदर है, तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ इसको यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा कि आप सेकंड कंपनी जो है, जो लोडेड कंपनी है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। लोडेड कंपनी मतलब अभी मैंने एबीसी एंटरप्राइज सिर्फ एक सिंगल कंपनी ओपन की हुई है, तो इसके लिए आपको दोनों कंपनी ओपन करके रखनी पड़ेंगी। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, सेलेक्ट कंपनी करके F3 करके मैंने एक कंपनी को और एंटर कर लिया। अब यहां पे आप देखेंगे तो 2 कंपनी लोड हो चुकी हैं। अब जब मैं इसको बैलेंस शीट को प्रिंट, जस्ट मिनट, सेलेक्ट, जैसे ही मैं इसको बैलेंस शीट में आके एक्सपोर्ट करूंगा तो अब मुझे ऑप्शन मिल जाएगा करंट ईयर, मल्टीपल कंपनी, क्या दूसरी कंपनी से मेरे को डेटा उठाना ही है। अब आप देखिए यहां से मैं दूसरी कंपनी को सिलेक्ट कर सकता हूं, मतलब 24-25 का डेटा एक टैली से उठा लिया और दूसरी कंपनी से 23-24 का उठा लिया, तो वो एक साथ कंपैरिजन शीट आपको बना के देगा, एक्सएमएल एक्सपोर्ट करके देगा। तो एट प्रेजेंट मेरे पास एक ही कंपनी में दोनों डेटा है, तो मैंने इसको नो किया। करंट ईयर डेट क्या है मेरी, 31/3/25, और मेरे पास ऑप्शन क्या था, प्रीवियस ईयर डेटा अगर सेपरेट कंपनी में है। कुछ ये आपको अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल, पेबल, जीरो बैलेंस, स्टॉक डिटेल आइटम वाइज, यहां से आप ये यस नो करके इसको यूज कर सकते हैं। और फाइल फॉर्मेट अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट करने का, तो आपको एक्सएमएल का ऑप्शन दिया हुआ सिर्फ, क्योंकि ये जो एक्सेल टेम्पलेट है वो सिर्फ एक्सएमएल को इंपोर्ट करेगा।
ये कहाँ पे एक्सपोर्ट होगा? एक्सपोर्ट टू, आप अपनी ड्राइव खुद की दे सकते हैं फोल्डर पाथ में। तो फोल्डर पाथ आप जो देंगे आप वही वहीं पे आपका ये हो जाएगा। अभी एट प्रेजेंट मैंने जो दिया हुआ है ई टेली प्राइम एडिट लॉग, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप कर देता हूँ। मैंने डेस्कटॉप को एंटर किया। अब मेरा डेटा जो है ना, और फाइल का नेम क्या रहेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसी। ये भी आप चेंज कर सकते हो जो भी आप रखना चाहो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने रख दिया ABC 4925। अब मुझे इसी नाम से फाइल मिल जाएगी। ओपन फोल्डर आफ्टर एक्सपोर्ट, क्या आपको फोल्डर एक्सपोर्ट करने के बाद ओपन करना है? कई बार हमें क्या होता है, यहाँ मुझे पाथ नहीं पता, तो मैं ये यस करके अगर रख लूंगा तो जैसे ही मैं फाइल एक्सपोर्ट करूंगा मेरे को वो लोकेशन ओपन करके दे देगा। तो मैं इसको यस कर देता हूँ, देखिए। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पे आना है और आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आपने एंटर किया, देखिए ये फोल्डर अब ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि आप मेरे को ओपन करके देंगे फाइल। तो अभी जो टाइम है, जस्ट दिस वन ABC 4925, ये मैंने नेम दिया था। और ये लेटेस्ट फाइल है, कैसे पता चलेगा? आप डेट के अंदर टाइम देख सकते हैं। ये 16:30 आया हुआ है, तो अभी मैंने 16:30 एग्जैक्ट टाइम है, इसी टाइम अपडेट इसको किया है। तो अब इस फाइल को मुझे क्या करना है? इंपोर्ट करना है। किस फाइल में? मेरे पास जो एक्सेल फाइल थी ऑलरेडी, जो टूल्स मैंने डाउनलोड किया था, उसको सेलेक्ट एक्सएमएल पे क्लिक करेंगे। तो सेलेक्ट एक्सएमएल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मैक्रो रन कर रहा है। अब किसी किसी केस में आपको क्या होगा, ये मैक्रो रन नहीं करेगा, आपको यहाँ पे कुछ सिक्योरिटीज दिखाएगा। अगर वो सिक्योरिटीज दिखा रहा है तो आपको दो ही काम करने होते हैं। क्या क्या मैं बता देता हूं। जैसे एक तो आपका ये एक्सेल का टेम्पलेट है। हम्म, जो आपका एक्सेल टेम्पलेट है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो यहाँ एक, अगर आपका ये ओपन नहीं वर्क नहीं कर रहा तो यहाँ एक अनब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा आपको। वो अनब्लॉक के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके अप्लाई कर देना है। तो उसके बाद वो सिक्योरिटी रिस्क हट जाएगा और आपको ये वर्क करने देगा, क्योंकि मैक्रो में कई बार सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा अगर वो भी वर्क ना करे? फाइल के अंदर जाके आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में आपको ट्रस्ट सेंटर मिलेगा। यहाँ ट्रस्ट सेंटर में आपको माइक्रो ट्रस्ट सेंटर में या ट्रस्ट, एक मिनट, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे ये एनेबल करना है। मैक्रो सेटिंग्स, इसको एनेबल रखना है। एनेबल वीबीए मैक्रो नॉट रिकमेंडेड, पोटेंशियली डेंजरस कोड कैन रन। तो आपको यहाँ पे एनेबल करना है। ये दो फीचर्स आपको एनेबल अगर कर रखी है आपने तो आपको वो सिक्योरिटी रिस्क शो नहीं करेगा। तो आपका ये मैक्रो रन कर रहा है। अब सेलेक्ट एक्सएमएल फाइल, मुझे एक्सएमएल फाइल इंपोर्ट करनी है। मैंने रखी थी डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप में ये वाली फाइल थी। जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो आप देखिए मेरा डेटा, सारा का सारा डेटा इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। मुझे मैसेज मिल गया, मैप सक्सेसफुल इन एक्सेल, अपडेटेड फॉलोइंग शीट। ये शीट्स मेरे को मिल गई हैं, मैंने ओके किया। अभी आप देखिए जैसे ही मैंने इसको इंपोर्ट किया तो आपका कंपनी नेम, कंपनी ईयर एंड डेट, कंपनी नेम, ये सब प्रीवियस ईयर का क्या है, करंट ईयर का क्या है, आपके एंटिटी के मेलिंग नेम क्या है, डिटेल एड्रेस क्या है, ये सब डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप होगी। उसके बाद आपको ये वाली शीट फिलअप होने के बाद आपको जाना है, आपको जाना है ट्रायल बैलेंस पे, ट्रायल बैलेंस करंट ईयर। जैसे ही आप ट्रायल बैलेंस करंट ईयर पे जाएंगे तो आप ये देखिए आपको ये इतनी सारी सीट्स मिलने वाली हैं। लेजर नेम, पेरेंट ग्रुप, मेन ग्रुप, टैली ग्रुप, नेचर ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस, डेबिट प्लस क्रेडिट। अब कुछ लोग क्या करते हैं प्रोफेशनल, हमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस रिक्वायर्ड होता है, हमें ये ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। तो वैसे कुछ कुछ प्रोफेशनल्स को इसको भी एनालाइज करना पड़ता है, तो उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इसको जस्ट सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके आप इसको हाइड कर दीजिए। तो जो जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, और जैसे मुझे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे पेरेंट ग्रुप के बाद टैली ग्रुप जो है उसमें ये वाले फीचर्स मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो मैंने इसको हाइड कर दिया। तो जैसे ही मैं ये ओपन करूंगा, अभी देखिए मेरे को ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक क्लासिफिकेशन 4 दी हुई है। अब ये क्लासिफिकेशन 1 आपकी 100% कंप्लीटेड है ऑलरेडी। क्लासिफिकेशन 2 ये आपकी 100% कंप्लीटेड है। क्लासिफिकेशन 3 में कुछ क्लासिफिकेशन पेंडिंग है, अदरवाइज क्लासिफिकेशन कंप्लीट है। क्लासिफिकेशन 5 आपको फिलअप ही नहीं करनी है, सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन 4 फिलअप करनी है। जो ये येलो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये आपको फिल करने हैं। अब देखिए ये ओनर्स का कैपिटल अकाउंट है मेरा,
इसको मुझे क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट करना है और कैपिटल अकाउंट 1। नेक्स्ट वन इज ऑनर्स कैपिटल अकाउंट 2। मेरे पास एक कैपिटल अकाउंट ये था, एक कैपिटल ये अकाउंट था, ये था, और दो मेरे पास कैपिटल के करंट अकाउंट हैं। तो मैंने जस्ट सिलेक्ट किया और करंट अकाउंट 1, करंट अकाउंट 2। अगर यहां आपको एक और करंट अकाउंट, फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पे 4 से ज्यादा अकाउंट हैं, तो यहां आपको 4 सेलेक्ट करने के बाद और नहीं आ रहा, तो आपको अदर कैपिटल अकाउंट स्पेसिफाइड नेचर सेलेक्ट करना है और आपको यहां क्लासिफिकेशन 5 में वो लिख देना है। जैसे मैं आपको भी दिखाऊंगा, जैसे ये रिजर्व एंड सरप्लस है, आपने सेलेक्ट किया और यहां सब कुछ आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलने वाला है, आपको खुद से कुछ लिखना नहीं है। अगर आपको फिर भी अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कुछ भी लिखना पड़े तो आप क्लासिफिकेशन 5 में लिख सकते हैं। तो यहां मैंने जैसे रिजर्व एंड सरप्लस में डाला, तो ये कैपिटल रिजर्व है मेरा। अब मुझे क्या करना है, यहां मुझे जनरल रिजर्व बनाना है, तो जनरल रिजर्व का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मुझे ऑप्शन यूज करना है। तो मैंने क्या किया, अदर रिजर्व, और यहां पे जनरल रिजर्व मैं मैनुअली लिख दूंगा। जैसे मैं ये लिखता जा रहा हूं, यहां सेलेक्ट करता जा रहा हूं, तो यहां से स्टेटस ऑटोमेटिकली अनमैप्ड से रिमूव हो गया, ये सब क्लियर होता जाएगा। मुझे ये सारे अनमैप्ड वाले क्लियर करने हैं और उसके बाद मेरी बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने जनरल रिजर्व क्लिक किया, यहां पे लिखा, मैं जनरल रिजर्व में गया, तो आप देखिए यहां मेरे पास कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ गया, बट मेरे पास जनरल रिजर्व का ऑप्शन मेरे को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहां पे आपने क्लासिफिकेशन 5 है जो एडिशनल लेजर बनाने के लिए है, तो एडिशनल आपने बनाया तो वो ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेगा। आपको जस्ट एक सिंगल क्लिक करना है, अपडेट नोट्स विद क्लासिफिकेशन 5। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू अपडेट ऑल नोट्स, यस, नोट्स अपडेटेड सक्सेसफुली। और अब आप नोट पे जाके देखेंगे तो आपको जनरल रिजर्व का अमाउंट भी फील्ड मिलेगा। नाउ बोरोइंग, अब यहां है लोन फॉर फाइनेंशियल लीज। अब आपको ये अपने हिसाब से सिर्फ सेलेक्ट करने हैं। सिक्योर्ड मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल लीज और लोन फ्रॉम एनबीएफसी, तो सिक्योर्ड लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, रिलेटेड पार्टी, तो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड लोन है, अदर पार्टीज, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक, सैलरी पेबल। जस्ट आपको ड्रॉप डाउन करना है और सिलेक्ट करना है एसजीएसटी सीजीएसटी पेबल, तो जीएसटी पेबल में चला जाएगा मेरा, जीएसटी पेबल, टीडीएस पेबल, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, तो जस्ट आपको प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट। उसके बाद ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स के अंदर आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करना है कि हमारा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये एमएसएमई है या नॉन एमएसएमई है। तो जो एमएसएमई है आपको एमएसएमई करना है, नॉन एमएसएमई है तो नॉन एमएसएमई करना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको जस्ट रिजर्व सरप्लस में डालना है या ओनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालना है, या आपको जहां भी आप दिखाना चाहते हैं। तो मैंने जैसे रिजर्व सरप्लस में डाल दिया, ये कैपिटल अकाउंट में आप डालना चाहो तो कैपिटल अकाउंट में भी डाल सकते हो। तो अब जैसे ही मैंने प्रॉफिट एंड रिजर्व सरप्लस में डाला, तो कौन सा रिजर्व सरप्लस, तो आपको जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में छोड़ दिया इसको। उसके बाद मेरे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर बैलेंस शीट, मेरी फिक्स एसेट, तो फर्नीचर फिक्सचर मैंने क्या किया, फर्नीचर एंड फिक्सचर में डाला, और लैंड आ रहा है तो फ्री होल्ड लैंड में डाल दिया। जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता जाऊंगा, तो अभी देखिए मैंने फिक्स एसेट को सिलेक्ट किया, तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ट पे गया, यहां मुझे ऑटोमेटिकली सारी फिगर्स फाइल मिलेंगी। अब यहां पे क्या होगा, जितने भी आपके क्रेडिट अमाउंट है वो सारा इधर ये डेप्रिसिएशन में शो करेगा, और डेबिट अमाउंट सारा एडिशन में शो करेगा। आपको इसमें से कुछ अगर सोल्ड आउट है, कुछ भी डिलीशन है, तो वो यहां आपको मैनुअली लिखना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो आपका बैलेंस इसके साथ मैच हो जाएगा। अभी यहां है एक ऑप्शन कि मैंने ये नेट एसेट मेथड से बनाया हुआ, डब्ल्यूडीवी मेथड से, बट हमें
ग्रोथ मेथड से भी बनाना पड़ सकता है, तो आप इसमें टैली के अंदर ग्रोथ मेथड से भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको बेसिक इन्फो में जाना है। बेसिक इन्फो में जाने के बाद यहां आपको ऑप्शन मिलेगा PPEIA ब्लॉक। तो यहां नेट ब्लॉक है या ग्रोथ ब्लॉक है, जैसे आप इसको सेलेक्ट करें, नेट ब्लॉक है तो नेट ब्लॉक यूज कर सकते हो, ग्रोथ ब्लॉक है तो आप ग्रोथ ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे, ये मेरा अपडेट नहीं हुआ है, आपको अपडेटेड मिलेगा, मैं पुरानी फाइल यूज कर रहा हूं, तो ये आपको ग्रोथ यूज मिलेगा। जब ग्रोथ करेंगे तो यहाँ ग्रोथ का ऑप्शन मिल जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मिल जाएगा, और नेट का करेंगे तो आप इसको नेट का आपको नेट का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज ये जो मैंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग को डाला था, ये सब यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब आप देखिए, मुझे कुछ ये जो बोरोइंग्स हैं इसको करंट मैच्योरिटीज को अलग बताना पड़ सकता है। तो करंट मैच्योरिटीज मेरी कितनी है, नॉन करंट कितनी है। अगर नॉन करंट मैच्योरिटीज को मैं यहाँ लिख दूंगा, जो विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल, जो नॉर्मली हम 12 मंथ का मानते हैं, अगर उसके अंदर वो मैच्योर होने वाली हैं, तो हमें क्या करना है, करंट मैच्योरिटीज में रखना है, बाकी हमारा नॉन करंट मैच्योरिटीज में जाएगा। तो वो सारा हमें यहाँ नॉन करंट यहाँ डालना है, करंट यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ करंट और नॉन करंट भी है, और लेस देन 6 मंथ और ग्रेटर देन 6 मंथ उसका भी ऑप्शन इनको दिया हुआ है। तो जैसे ट्रेड पेबल थे, यहाँ पे भी आपको अगर आप डालना चाहो ये भी आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट है मेरी, कोटेड इन्वेस्टमेंट है। अभी मैं थोड़ा सा बिना देखे थोड़ा सा वो कर देता हूँ, जैसे इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर है तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, और प्रीपेड एक्सपेंस है। उसके बाद कैपिटल सिक्योरिटी डिपॉजिट, कैपिटल एडवांस सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड कैपिटल एडवांस कंसिडर गुड्स, डाउटफुल जो आपका जैसा है, लेस प्रोविजन, तो लेस प्रोविजन, ये आपको जस्ट आपको ड्रैग डाउन करना है। उसके बाद एडवांस टैक्स को आपको कहाँ डालना है, लोन एंड एडवांसेज में। लोन एडवांसेज में कहाँ डालना है, यहाँ आपको अदर एसेट्स में है या जहाँ भी, ये आपको अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे एडवांस टैक्स। उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो प्रोविजन फॉर अदर एसेट्स में चले गया। अदर एसेट्स में अब यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो क्लासिफिकेशन 5 आप यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ डाल दिया जैसे अदर एसेट्स में, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लाइबिलिटी है ना, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, डेफर्ड टैक्स, लोन एडवांस, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये मिला नहीं मुझे, कोई बात नहीं, अदर एसेट में डाल दिया मैंने एक बार। प्रोविजन बना के मैंने डाल दी। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपको जैसे जैसे आपको जो मिलता जाए, जहां आप डालना चाहते हो वहां आप डाल सकते हो, और इसको आपको क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करना है। तो जैसे आप इस क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लेंगे, यहां कई बार आपको ये हो सकता है कि आपका जैसे ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल में मैंने एमएसएमई, सारे ही एमएसएमई हैं, तो मैं क्या यहाँ पे अगर 500 ट्रेड पेबल्स हैं तो क्या सबके लिए मैं ड्रैग डाउन करता रहूं, नहीं, आपको इसको जस्ट ड्रैग डाउन करना है, और कंट्रोल डी से आप ड्रैग डाउन कर देंगे, या फिर इसको कॉपी करके और सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी से पेस्ट भी कर सकते हैं, तो आपको इसके ऊपर भी रीवर्क नहीं करना। तो जस्ट आप देखेंगे उसके बाद ये मेरा कंप्लीट हो गया था, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस। अभी मैं कहाँ गया, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में मेरे को ये ओपनिंग बैलेंस देगा, क्लोजिंग बैलेंस देगा, इन बिटवीन ये वाली जो आइटम्स हैं वो आपको डालनी पड़ेंगी ताकि ये बैलेंस मैच हो जाए। अभी मेरा इसके अंदर इन बिटवीन कुछ नहीं है, तो यहाँ मिसमैच नहीं दिखा रहा। यहाँ पे अदरवाइज आप कुछ भी डालेंगे तो जो मिसमैच होगा वो आपको बता देगा। अब क्लोजिंग बैलेंस इसने दे दिया, ओपनिंग इसने दे दिया, तो आपको कैपिटल एडिशन है, रेम्यूनरेशन है, इंटरेस्ट है या विड्रॉल है, तो इसी तरह करंट अकाउंट में, तो वो आपको यहाँ पे येलो सेल्स के अंदर एंटर करना है मैनुअली। तो यहाँ लाइक रितिका का करंट अकाउंट है, विनोद का करंट अकाउंट है, शेयर प्रॉफिट
50% है। यहाँ ये रितिका का करंट अकाउंट है और विनोद का करंट अकाउंट है, शेयर 50%। अब मेरी टैली के अंदर यहाँ पे फिगर्स नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, तो यहाँ मेरे को डिफरेंस दिखा रहा है। तो यहाँ अगर आपके ट्रांजेक्शन्स हैं लेजर के अंदर, तो फिर आपको वो ट्रांजेक्शन एंटर करने के बाद ये बैलेंस ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा, तो आपका कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी रेडी होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ट हम कर चुके, ये आपके अलग अलग नोट्स हैं जो बने हुए, जो आपको जैसे ही आप सारी मैपिंग कंप्लीट करेंगे ये सारे नोट्स ऑटोमेटिकली फाइल हो जाएंगे। उसके बाद आपको स्टॉक, करंट ईयर का स्टॉक, इसको मैप करना है। इसको मैप करने के लिए क्या करना है, आपको जस्ट ड्रैग डाउन करना है स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश गुड्स है तो हमें क्या करना है, फिनिश गुड्स, दैट्स फिनिश गुड्स। अदर मटेरियल, रॉ मटेरियल, अगेन रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, वैसे सिलेक्ट भी स्टॉक इन ट्रेड ही है इधर, और WIP। जस्ट ये सब कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम जाएंगे अपने शेड्यूल्स में, ये देखिए इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, आपका सारा का सारा डेटा कंप्लीटेड है। अब ये सब करने के बाद हम आएंगे ट्रायल करंट बैलेंस पे। अब आप बोलेंगे कि क्या ये मैंने सारी मैपिंग कर दी, अब मेरे पास चैलेंजेस क्या है, ये सारी मैपिंग करने के बाद मैंने करंट ईयर पे किया, अब मुझे प्रीवियस ईयर पे भी करना है। ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैं अब करंट ईयर का करके हटाऊं, अब मुझे प्रीवियस ईयर का करना है। तो क्या आप मुझे प्रीवियस ईयर का दोबारा करना पड़ेगा ये सारी मैपिंग? नहीं, आपको जस्ट प्रीवियस ईयर पे क्लिक करना है। प्रीवियस ईयर पे गए और आप देखेंगे यहाँ पे आपको मैपिंग आपकी जो है ना वो कंप्लीट नहीं है। तो आपको जस्ट क्या करना है, कॉपी मैपिंग फ्रॉम करंट ईयर। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और आपको यस करेंगे तो जो जितनी मैपिंग आपकी करंट ईयर की हो चुकी है वो सारी की सारी मैपिंग आपकी यहां पे कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखिए जितनी मैपिंग मैंने की थी वो मैपिंग कंप्लीट होगी, जो अनमैप्ड थी वो अनमैप्ड है। तो आप सिंपली आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिक्कत क्या आएगी आपको, बेसिक इन्फो में गए, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको क्या आने वाली है, आपने बैलेंस शीट की मैपिंग की, करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की कॉपी की, और वो करने के बाद आप फाइल करने ही वाले थे कि आपके पास क्लाइंट आया कि कुछ डेटा हमने चेंज कर दिया, और उन्होंने बोला क्या डेटा चेंज किया हमें नहीं पता, कि हम भूल भी गए, भाई 2 दिन पहले किया था हमें याद नहीं है या नोट नहीं किया। तो आपको चैलेंजेस आएंगे कि आप उसको डेटा को दोबारा आपको मैप करना पड़ेगा। तो वो मैप आपको दोबारा नहीं करना, जस्ट आप बेसिक इन्फो फाइल पे आए और आप सेव मैपिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव मैपिंग पे क्लिक करेंगे तो मैपिंग फॉर ऑल करंट ईयर प्रीवियस ईयर विल बी सेव्ड। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया और अब मैं दोबारा इसको इंपोर्ट करूंगा, जैसे ही मैं इसको दोबारा इंपोर्ट करूंगा तो जितने आपके करंट ईयर की मैपिंग आपने की हुई है वो मैपिंग ऑलरेडी आपको सेव मिलेगी। सिर्फ वही मैपिंग आपकी अनमैप्ड होगी जो लेजर उन्होंने नया क्रिएट किया है। अगर कोई भी लेजर नया क्रिएट हुआ है तो उसकी मैपिंग आपको करनी पड़ेगी, वो आपको अलग से अनमैप्ड दिख जाएगा। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट आपको इंपोर्ट करना है और मैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो डेटा आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब इसके अलावा हमें क्या करना है, मैं बैलेंस शीट पे जाऊंगा। देखिए मेरी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कंप्लीट है और एसेट साइड में कुछ मेरा अनमैप्ड एसेट लेजर है, बिकॉज मैंने नीचे का डेटा जो है वो अनमैप्ड छोड़ा हुआ है। तो अगर जो जो अनमैप्ड आपका रह गया, यहाँ अनमैप्ड बैलेंस डिफरेंस दिखाएगा, आप इसी पे क्लिक करके जहां पे अनमैप्ड है वहां पे भी आप जा सकते हैं। तो आपको हाइपरलिंक दिया हुआ है, जस्ट आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिकली इधर अनमैप्ड एरिया पे पहुंच जाएंगे। और इसी तरह P&L में अनमैप्ड इनकम लेजर है या अनमैप्ड एक्सपेंस लेजर है
ये सब आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जस्ट क्या करना है, कॉपी एंड मतलब क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप वहां पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बेसिक इन्फो में जाएंगे। यहाँ टाइप ऑफ एंटिटी आपको दिया हुआ है। टाइप ऑफ एंटिटी में आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को क्या दिक्कत आएगी कि कुछ लिमिट के बाद हमें फिगर्स को जो है थाउजेंड्स में, करोड़ में ऐसे प्रेजेंट करना होता है, आई थिंक 500 करोड़ के बाद, तो वो गाइडेंस नोट में दिया हुआ है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, राउंड ऑफ अमाउंट नियरेस्ट टू, मुझे ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा थाउजेंड्स में, तो मेरी बैलेंस शीट भी क्या हो जाएगी, थाउजेंड्स में राउंड ऑफ होके आ जाएगी। तो आपको करना नहीं है, ऊपर लिखा आ गया अमाउंट इन थाउजेंड। अभी मैं दोबारा करके दिखाता हूं आपको, थाउजेंड्स की जगह हंड्रेड्स में कर दिया मैंने, अमाउंट इन हंड्रेड, और अमाउंट भी सब चेंज हो जाएगा। तो आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना, जस्ट एक क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपका सब काम ऑटोमेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको करंट ईयर के अंदर आपने देखा मैपिंग करते हुए यहां पे हमें ट्रेड पेबल्स मिला। अब ये ट्रेड पेबल मेरे को एक एक को करना पड़ रहा है। तो यहां मुझे करंट मैच्योरिटी लेस देन 6, मतलब एजिंग जो है वो मैनुअल करनी पड़ रही है। आप एजिंग मैनुअल नहीं करना चाहते, अगर आपके क्लाइंट ने जो बिल्स डेटर्स का, ट्रेड पेबल्स का, रिसीवेबल का डेटा बिल वाइज मेंटेन किया हुआ है, बिल वाइज, जैसे आपको बिल वाइज मेंटेन होता है टैली में डेटा, अगर वो मेंटेन किया हुआ है तो आपका वो सबसे लास्ट जो सीट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, ये 4 सीट्स हैं करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की। जैसे ट्रेड पेबल हैं, तो ये एमएसएमई, नॉन एमएसएमई और इसकी एजिंग वो कहां से आ जाएगी, जस्ट आप क्या करेंगे, बेसिक इन्फो, बेसिक इन्फो के अंदर आपको क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल्स, इसको आपको एज पर ट्रायल क्लोजिंग बैलेंस, और इसको आपने ट्रेड रिसीवेबल पेबल शीट कर देना है। तो वो डेटा पहले पेबल शीट में आएगा, पेबल रिसीवेबल शीट्स में आएगा, टैली से जब इंपोर्ट करेंगे, और वहां से बैलेंस शीट में आएगा। तो आपको यहां करंट ईयर में डायरेक्टली आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ट्रेड पेबल एक एक को नहीं करना, आपको एक साथ आपका ये कर पाओगे आप। उसके अलावा आपको साइनिंग डिटेल्स हैं, साइनिंग डिटेल्स आप यहां डाल सकते हैं। साइनिंग कौन है, जैसे इसमें अब एट प्रेजेंट रितिका और विनोद 2 पार्टनर थे, डेजिग्नेशन पार्टनर, यहां मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं, प्लेस डेली, साइनिंग डेट 4/9/2025, और उसके बाद ऑडिट फर्म नेम, ऑडिट फर्म का नेम आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूडिन, जो आप यूडिन बनाएंगे ऑडिट रिपोर्ट का। उसके बाद साइनिंग, नेम ऑफ साइनिंग ऑडिटर कौन है, डेजिग्नेशन, मेंबरशिप नंबर, प्लेस और साइनिंग डेट। साइनिंग डेट यहां से फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट। जैसे ही आप ये लिखेंगे, आप बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो आपको एबीसी एंटरप्राइज का साइनिंग के लिए भी सब ऑप्शंस आपको यहाँ ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। फर्म नेम मिल जाएगा आपको, सीए का यूडिन मिल जाएगा, मैंने यूडिन डाला था, ये देखो यूडिन भी आ गया। और पीएनएल पे जाएंगे, पीएनएल में भी मिल जाएगा। और अब आपको क्या करना है, प्रिंट, प्रिंट करंट शीट। जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे, आप इसकी पीडीएफ निकाल सकते हैं। नो टू प्रीव्यू, अगर मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूं तो प्रीव्यू आपको दिखाएगा ये देखिए। इसकी एक खास बात है जो टैली ने एड ऑन किया है, इस फॉर्मेट में जो जो चीजें मैंडेटरी हैं, जो जो आपको नोट्स, जो आपको फिगर्स आपको शो करनी है, जो फॉर्मेट का हिस्सा है जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, वो हिस्सा आपका प्रिंट होगा। लेकिन जो मैंडेटरी नहीं है, और दोनों ईयर्स के अंदर, करंट ईयर में भी प्रीवियस ईयर में भी, दोनों सालों के अंदर अगर डेटा 0 है तो वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। उसके अलावा आपको नोट्स प्रिंट करने हैं तो आप नोट्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, नोट्स को प्रिंट, और प्रिंट ऑल नोट्स। और आपको सारे नोट्स बने हुए मिलेंगे, प्रोवाइडेड जो हमारे ऑब्जर्वेशन बेस पे है, या जो स्पेसिफिक है इंडस्ट्री बेस्ड, मतलब क्लाइंट बेस्ड, वो आपको येलो सेल में आपको लिखना है। बाकी के नोट्स आपके सारे प्रिपेयर्ड मिलेंगे आपको। ये जैसे जैसे मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपका सारे नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, जो आपको मैंडेटरी हैं प्रिपेयर करना है। अब
कुछ पर्सन को क्या दिक्कत आएगी कि वो चाहेंगे कि मेरे को ये डेटा जो आपने कर दिया, इस डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं, तो येलो सेल में आप लिख सकते हैं बट बाकी सेल्स में आप लिख नहीं सकते। बट मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं इस फॉर्मेट से सेटिस्फाइड नहीं हूं या मुझे कुछ एडिशन करना है, कुछ डिलीशन करना है, तो आप इसमें कर नहीं पाएंगे। अगर वो भी आपको करना है तो आप बैलेंस शीट में जाएं और यहाँ एक्सपोर्ट टू एमएस एक्सेल का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट टू एमएस एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो ये एक एक्सेल फाइल आपको एक्सपोर्ट हो जाएगी सारा डेटा रेडी होने के बाद, और वो उसके अंदर मैक्रो वैक्रो सब बढ़ जाएंगे। अब वो आपकी प्रॉपर्टीज है, आप उसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। आप उसके लिए भी आपको अलाउड है, आप जो भी चेंजेस करना चाहो तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। ओके। उसके अलावा एक अच्छा राउंड ऑफ तो हो ही गया हमारा। ओके मैम, topic is covered from this type, this topic is covered and if any कोई क्वेश्चन इसके अंदर है तो हम ले सकते हैं। फिर मैं एक छोटा सा टॉपिक और है जो हमारे लिए क्रूसियल है, हम उसके ऊपर चलेंगे। आरती मैम, यस सर, यस सर। Yes, sir. अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो ले सकते हैं। उसके बाद एक क्रूसियल है हमारा, हमारे लिए जो कॉर्पोरेट्स के लिए एडिट लॉग, हम थोड़ा सा 10-15 मिनट उस पर लगाएंगे। इस पर अगर कभी कोई क्वेरीज है तो वो पूछ सकते हैं ना। मेंबर्स से हैंड रेज करवा लो या तो या चैट बॉक्स पे लिखवा लो। हाँ, चैट बॉक्स में लिखा लो। मेंबर्स को जो भी क्यूरीज है समझना है तो उसके बारे में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मेंबर। सर मैं एक बार पीपीटी दोबारा दिखा देता हूँ। वो जो पूछ रहे हैं, मैक्सिमम लोग ये पूछ रहे हैं कि लेट किया तो एक्सेल वर्जन कहाँ से मिलेगा। ये रिकॉर्डेड वर्जन है, सबको सीआईआरसी आईसीआई की जो यूट्यूब चैनल है उस पे ये 1-2 दिन में रिकॉर्डेड आ जाएगा। ओके। वैसे अदरवाइज आप मेरा अभी अभी चैनल अभी पे अभी भी बता ऑलरेडी दो, आप वीडियो अभी बता अवेलेबल दो है आप। हाँ सर, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी। जस्ट मैं एक बार बता देता हूँ कहाँ से आएगा। जस्ट आपको टेली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे एंटर करना है। उसके बाद होम पेज के ऊपर आपको स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट्स ये ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको ये ऑप्शन कहीं ना दिखे तो आप ऊपर जो कस्टमर हब दिया हुआ है इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन ये मिलेगा, टैली सीरियल नंबर आपको डालना है यहाँ पे। टैली सीरियल नंबर डाल के चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद आपको एडमिन आईडी पे एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको डालना है, एंटर करना है। वो एंटर करने के बाद और आपको ये सीरियल नंबर कहाँ से मिलेगा, टैली के अंदर F1 में सेटिंग्स में जाने के बाद लाइसेंस, लाइसेंस में मैनेज लाइसेंस पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे सीरियल की लिखा हुआ मिलेगा, वो आपको यहाँ एंटर करना है। और जब ये वेरिफिकेशन आप कर देंगे, ओटीपी फाइनल कर देंगे, तो आपको टैली के अंदर जो टैली का आपका इंस्टॉलेशन फोल्डर है, नॉर्मली आपका सी ड्राइव रहेगा, उसके अंदर प्रोग्राम फाइल, उसके अंदर टैली प्राइम, ऐप रिसोर्सेज, प्लगइन्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको जिप फाइल मिलेगी इस नाम से, उसको आपको अनजिप करना है। और अगर यहाँ से आपको ना मिले तो आपको क्या करना है, टैली का जो आपका आइकन है, ये जो टैली का आपका आइकन है डेस्कटॉप के ऊपर, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन करना है। तो ओपन फाइल लोकेशन करेंगे तो कहीं भी आपकी टैली इंस्टॉल्ड है तो वहां आपको ऐप रिसोर्स का फोल्डर मिलेगा, वो सेम प्लगइन्स, प्लगइन्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, ये आपको जिप फाइल मिलेगी। जिप फाइल को आपको अनजिप करना है और अनजिप करने के बाद, ये करने के बाद आपको क्या करना है, टैली के अंदर लाइसेंस को अपडेट करना है। लाइसेंस को अपडेट कैसे करेंगे, टैली के अंदर F1 सेटिंग लाइसेंस, मैनेज लाइसेंस के अंदर जाके F5 राइट साइड में दिया हुआ है अपडेट के लिए, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एडमिन आईडी और पासवर्ड डिमांड करेगा। जैसे ही आप ये एंटर कर देंगे तो ये सक्सेसफुल लिखा आएगा। तो पहले वाला जो ऑप्शन है वो है आपका एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए टैली के इंस्टॉलेशन फोल्डर के अंदर,
और ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपका यूज होगा किस चीज के लिए? टैली के अंदर बैलेंस शीट खोल ओपन करने के बाद जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ शो होगा, जो वो अपडेट करने के बाद शो होगा। तो टैली के जितने भी नए वर्जन एक्सेल टूल के आएंगे, अभी टैली का ऑलरेडी वर्क कर रहा है, तो इसका वर्जन 1.2 भी आने वाला है। तो वो जो वर्जन आएगा 1.2, तो उसको भी आप यहाँ लाइसेंस को आप अपडेट करेंगे, और अपडेट जैसे ही आप अपडेट करेंगे F1 सेटिंग लाइसेंस मैनेज लाइसेंस, और यहाँ अपडेट करेंगे तो वो आपको दूसरे वाला जो आपका अपडेटेड वर्जन है वो भी उसी के टैली के इंस्टॉल्ड फोल्डर में आपको शो हो जाएगा। और कोई क्वेरी मैम? सर कैश फ्लो टूल इसके अंदर नहीं दिया हुआ है एट प्रेजेंट। आपने देखा होगा, मैंने सीट में दिखाया ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द केसेस कैश फ्लो अवेलेबल मैंडेटरी भी नहीं है। वो बड़ी फर्म्स के लिए है तो वो उनके लिए हो जाएगा, बट एट प्रेजेंट टैली ने इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अपडेटेड वर्जन का मैंने बता दिया है ऑलरेडी। मैम और कोई क्वेरी है इसके अलावा? मैम और कोई क्वेरी है? No, sir. No, sir. ओके। एक्टिव लाइसेंस तो रिक्वायर्ड होगा, एक्टिव लाइसेंस के बिना वर्क नहीं करेगा, और सारी ऑडिटेड बैलेंस शीट के लिए मैंडेटरी है इस फॉर्मेट में बनाना। किसी सिंगल पर्सन की 5 टैली है ब्रांच वाइज, तो लीव करेगा कैसे करेगा? सर अगर आपके पास किसी की ब्रांच वाइज टैली है तो आप एक ग्रुप कंपनीज बना सकते हैं। ग्रुप कंपनी के अंदर सारा डेटा इकट्ठा आपकी कंबाइंड शीट आ जाएगी। वो ग्रुप कंपनी की कंबाइंड शीट जो आपकी है उसके बेस पे आप वो काम कर सकते हैं। ग्रुप कंपनी बनानी पड़ेगी सर आपको उसके लिए, वो ग्रुप कंपनी के बेस पे काम कर देगा। अब फर्दर मूव कर सकते हैं ना हम? Yes, sir. ओके। अभी जैसा आप जगह आप सबको पता है, 1 अप्रैल 23 से कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए एडिट लॉग मैंडेटरी किया गया है। जितने भी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एसएससी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करेंगे, तो उस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को उनको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को अगर कर रहे हैं तो उनको ऐसे सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करनी है जिसके अंदर एडिट लॉग बनते हैं, बट वो एडिटेबल नहीं है। तो मैं आपसे सब पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप रिप्लाई करेंगे। मैंने एक टेली सॉल्यूशन की वेबसाइट ओपन की और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे मैंने डाउनलोड किया, टैली प्राइम के 2 रिलीज दिखा रहा है आपको, टैली प्राइम 6.2 और 6.2 एडिट लॉग। तो आप में से मेरे को ये बताएं कि एडिट लॉग कौन सी टैली में बनेंगे? क्या टैली प्राइम इसके अंदर बनेंगे या टैली प्राइम एडिट लॉग में? तो आप लोग मुझे रिप्लाई करें, एडिट लॉग कौन से वाली फाइल में बनेंगे? आरजे अरुण जी, एडिट लॉग। और बाकी के पार्टिसिपेंट्स को क्या लगता है, एडिट लॉग में बनेंगे? 2 ही% ने मेरे को रिस्पॉन्स किया है। आप इंटरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। एडिट लॉग में तो बहुत ज़्यादा मजा आता है काम करने में, आप देखेंगे तो। एडिट लॉग निर्मल जी, किशोर, ओके, अभिनव जी, ओके। लेट मी चेक। आपको मैं बता दूं, एडिट लॉग हमारा टेली प्राइम 6.2 इसके अंदर भी बनेगा और इसके अंदर भी बनेगा। मेजर डिफरेंस क्या है? पहले वाले में आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, और एक्टिवेट करने के बाद आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। बट एमसी का कंप्लायंस क्या है? आपको ऐसे सॉफ्टवेयर में वर्किंग करनी है जिसके अंदर एडिट लॉग एनेबल्ड भी हैं, और उसको वो एडिटेबल नहीं है, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। अगर आप एडिट कर सकते हैं तो कोई उसका बेनिफिट नहीं है।
तो एडिटेबल नहीं होना चाहिए। तो हमें जो रिपोर्ट करनी है वो रिपोर्ट भी इसी तरीके से करनी है। क्या वो पूरे साल ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द होल ईयर ऑपरेटेड है एडिट लॉग, और कहीं बीच में कोई टेम्पर्ड तो नहीं है, मेंटेन किया है डेटा, और पूरे साल किया है, और उसके अंदर कोई टेम्पर्ड नहीं है, कोई कभी बीच में डिसेबल नहीं हुआ है। तो ये तीनों क्वेश्चंस के रिप्लाई हमें करने हैं। तो इसलिए ये वाला जो वर्जन है एडिट लॉग, इसके अंदर आप एडिट लॉग को नहीं कर सकते, बंद करने का ऑप्शन नहीं है, बट अदरवाइज इसके अंदर आपको बंद करने का ऑप्शन मिलता है। तो दैट्स वाई आपको क्या करना है, अगर एमसीए के कंप्लायंस के हिसाब से आपको काउंटिंग करनी है तो ये वाला वर्जन यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर आप डिसेबल नहीं कर सकते। लेकिन एडिट लॉग आपका दोनों ही फाइल में बनता है। तो आप कोई भी टैली यूज करेंगे तो इसमें एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर मैंडेटरी एक्टिवेटेड है, कंपल्सरी है। ओके, अब जब हमने 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 23-24 का डेटा जब ऑडिट किया था, तो हमने फाइनेंशियल्स के चेक करने के लिए एडिट लॉग कुछ चेक किए थे। तो हम एडिट लॉग चेक करने का क्या मेथड रहता था, क्या कोई मुझे बता सकता है एडिट लॉग को आप कैसे चेक करते थे पिछली बार? किसी ने चेक किया है पिछली बार एडिट लॉग टैली के अंदर? आप लोगों ने एडिट लॉग किसी ने चेक किया है लास्ट ईयर ऑडिट करने से पहले कॉर्पोरेट्स की? यस, प्रकाश चंद्र स्वामी जी, यस। एनीवन एल्स? एक ही पार्टिसिपेंट ने यूज किया है आई थिंक अभी तक, या किसी और ने भी यूज किया है? ओके, मैं आपको बताऊं, अगर एडिट लॉग हमने चेक किया तो हमने एडिट लॉग कैसे चेक किया? मुझे मुझे क्या लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा जो वल्नरेबिलिटी लगती है वो कैश लेजर में लगती है। अब मुझे एक एंट्री चेक करनी है कि ये कितनी बार एडिट हुई है, तो मुझे क्या करना था, जस्ट एंटर करके ऑल्ट क्यू, तो मैं चेक कर सकता हूँ ये एडिट एंट्री कब हुई और कब ऑल्टर हुई और किस यूजर ने ऑल्टर की। या उसके अलावा मैं क्या करता था, मैंने कैश का लेजर पूरे ईयर का ओपन किया हुआ है, तो उसके ऊपर क्या किया मैंने, कंट्रोल बी करके, और मैंने यहाँ पे शो रिपोर्ट फॉर ऑल ऑल्टर्ड वाउचर मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास जितने भी ऑल्टर्ड वाउचर है यहाँ पे आ गए। लेकिन जिस ऑल्टर्ड वाउचर को मुझे चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, ऑल्ट क्यू करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे एंट्री दिखाएगी कब कब ऑल्टर हुई और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए मैं देख सकता हूँ। तो इसमें ऑल्टर्ड पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए रेड कलर में जो जो भी फिगर्स हैं वो चेंज हुई है। जैसे यहाँ 15,000 से 10,000 हुआ है, यहाँ 15,000 से 10,000 हुआ है, यहाँ बैंक का पार्टी नेम चेंज हुआ है, अमाउंट चेंज हुआ है ना। जो रेड कलर है वो आपका चेंजेज है। अब वर्जन 1 क्या है, जो आपने एंट्री फर्स्ट टाइम एंट्री की, क्रिएट की आपने एंट्री, वो वर्जन 1 है। वर्जन 1 तो सभी ट्रांजेक्शन में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो क्रिएट किया आपने, वो तो क्रिएट तो करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे तो एंट्री क्रिएट होगी तभी अकाउंट्स बनेंगे। बट वर्जन 2 क्या है, ऑल्टर्ड, और साथ में आएगा ऑल्टर्ड का यूजर नेम। तो ये पिछले साल जो भी मेरे को लेजर चेक करना था उस लेजर में मैं जाके और कंट्रोल बी करके चेक कर सकता था। बट टैली से क्वेश्चन किया गया कि मतलब आपने बहुत अच्छा को बना के दिया कि हम एडिट लॉग को चेक कर सकते हैं, बट हर किसी की सीएज की क्वेरी क्या थी कि एडिट लॉग मुझे एक साथ देखने हैं, कहीं मेरे को सारी ट्रांजेक्शन एडिट लॉग एक साथ दिख जाएं कि मैं जो देखना चाहूँ देख लूँ बाकी मैं छोड़ दूँ। तो मुझे ये ऑप्शन टैली में लास्ट ईयर नहीं था। आपका जो वर्जन 6.1 आया उसके अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो कहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, जस्ट गेटवे ऑफ टैली के बाद आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट लॉग समरी। जैसे आप एडिट लॉग समरी पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे ऑल्टर्ड वाउचर ये आपको शो करेगा। अभी मैंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं, एक मिनट रुको, मैं इसको चेंज कर दूं एक बार। ये देखिए मैंने क्या किया, कंट्रोल बी करके सारे ऑल वाउचर्स को शो कर दिया, ऑल यूजर्स के लिए और ऑल वर्जन। अभी क्या हुआ, कुछ
एंट्रीज मेरी ऑल्टर्ड हुई हैं जो अननोन, जो मैंने यूजर नेम बनाए नहीं उससे पहले ऑल्टर हो चुकी हैं, तो यूजर नेम नहीं बताएगा, मैंने यूजर्स क्रिएट ही नहीं किए। तो जो ऑल्टर्ड नहीं है वो ट्रांजेक्शन बता दी, टोटल वाउचर कितने हैं वो भी बता दिए। अब यहाँ पे आपको एक साथ दो दो चीजें दिखेंगी, जैसे काउंट में आपको 2 दिख रहा है और वर्जन में 2 दिख रहा है, मतलब ये एंट्री यहाँ पे 2 एंट्रीज को एडिट किया गया है ऑल्टर्ड में, और उसके 2 ही वर्जन है, मतलब दोनों एंट्री एक एक बार ही ऑल्टर हुई है। अगर एक एंट्री मल्टीपल बार ऑल्टर हुई है तो आपको कैसे पता चलेगा? ये देखिए यहाँ पे विनोद के ने जो एंटर किए हैं वो 6 काउंट है, एक एंट्री डिलीट है इसके अंदर और 8 वर्जन है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखिए ये एंट्री क्या है, 2 काउंट है बट वर्जन कितने हैं, 3। तो मैंने एंटर किया, एंटर। अभी देखिए यहां ये एक एंट्री है, ये 2 एंट्री है। अब इसके एक एंट्री है, एक ये है। अब इसके वर्जन कितने हैं, 2। अब ये वाली एंट्री एक बार ऑल्टर हुई है, ये वाली 2 बार ऑल्टर हुई है। मैंने इस पे एंटर किया तो देखिए ऑल्टर्ड 2, वर्जन 2 और 3। अब मैंने क्या क्या एंटर किया, क्या चेंजेस इसमें किए, 15,000 से 10,000 होगी फिगर, यहाँ पे 10,000 से 21,000 होगी। तो क्या क्या फिगर्स आपकी चेंज हुई हैं वो आप इसके अंदर देख सकते हो वर्जन वाइज। अब यहां आपको ऑप्शन मिलते हैं, क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं आपको, आप सारे वाउचर्स भी देख सकते हैं, सारे वाउचर्स ऑल वाउचर देख सकते हैं F5 करके, या ऑल्टर्ड वाउचर ओनली देखने हैं तो ये आपको ऑप्शन मिलता है। ऑल वर्जन आपको देखने हैं तो ये देखिए वर्जन ऑल बढ़ जाएंगे। ऑल वर्जन में क्या है, ऑल वर्जन में आपका जो क्रिएटेड वाला फर्स्ट वर्जन है वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो उसके बाद आपको, जैसे मेरे को लगता है कि मतलब ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो पेमेंट या रिसिप्ट में है, तो मैं उसमें ओपन करके चेक कर सकता हूँ। वो एंट्री मुझे चेक करनी है, ऑल्ट क्यू करना पड़ेगा। अब मैंने ऑल वर्जन किया हुआ है तो क्रिएटेड एंट्री दिखाएगा, और अगर मैंने F9 करके डिफॉल्ट वर्जन कर दिया, जो राइट साइड में F9 आया हुआ है, तो आपको सिर्फ ऑल्टर्ड वाली एंट्री दिखाएगा, अगर आपको सिर्फ ऑल्टर्ड देखने का मन है। और इसके साथ कंट्रोल भी आप करेंगे, कंट्रोल बी, तो यहाँ शो रिपोर्ट फॉर, सिर्फ आप ऑल्टर्ड वाउचर देखना चाहते हैं, सिर्फ ऑल्टर्ड वाउचर, सिर्फ डिलीटेड वाउचर या ऑल्टर्ड डिलीटेड एक साथ देखने हैं, या नॉन ऑल्टर्ड वाउचर देखने हैं। तो ऑल्टर्ड वाउचर जैसे मेरे को देखने हैं तो टाइप ऑफ एक्टिविटी, इंपोर्ट की वजह से जो हुए हैं, या मैनुअल एक्टिविटी से हुए हैं, या माइग्रेशन से हुए हैं, या सिंक, या एनी एक्टिविटी एक्सेप्ट माइग्रेशन। क्योंकि डेटा जो है वर्जन जब भी आप टैली का अपग्रेड करते हैं 6.0 से 6.1, 6 से 6.2, तो उसमें क्या है, डेटा जब माइग्रेट होगा तो उसमें भी आपका वर्जन चेंज होगा, तो वो एंट्री रीराइट होती है सारी, तो वो उसमें आपको दिखाएगा। बट वहां पे आपका रिस्क नहीं है, ऑडिट रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जनरल है, वो सारी एंट्री चेंज होंगी, तो वो जब चेंज होंगी तो वो माइग्रेशन आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है। तो एक्सेप्ट माइग्रेशन भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, तो माइग्रेशन की वजह से जो मेरी चेंजेस हैं वो आपको शो नहीं करेगा। और वर्जन पीरियड, ये आपके ऊपर पास सबसे ज्यादा काम करने वाला है, जो वर्जन पीरियड है। देखिए मैं बताता हूं आपको, मैंने ईयर ओपन किया हुआ है 24-25। अब मैं 15 मई को गया, ऑडिट कंप्लीट कर दी मैंने, उसके अंदर कुछ फाइंडिंग्स मैं लेके आ गया कि इसी लेजर में डिफरेंसेस है, या यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, मैंने नोटिंग कर रखी है। अब क्लाइंट ने उस चीजों को ठीक कर दिया, ओके, ठीक कर दिया। अब किस डेट में ठीक किया मुझे नहीं पता, बट आप क्या कर सकते हो, आप जब उनका डेटा दोबारा चेक करेंगे, जब ऑडिट आप साइन कर रहे हैं तो दोबारा डेटा चेक करेंगे, उन क्वेरीज को दोबारा रीचेक करेंगे। तो आपका इंटरेस्ट कहां पे है कि 15 मई को मैं ऑडिट करके आया था, तो 15 मई के बाद आज तक उसने कितनी एंट्रीज और की हैं 24-25 के ईयर के अंदर। तो सिर्फ मेरे को वो देखनी है, और मुझे किसी और में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी की एंट्री तो जो कर चुके वो कर चुके। तो आपके पास इसका बड़ा अच्छा ऑप्शन आप इन्होंने दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप कंट्रोल भी करेंगे और पीरियड 24-25 सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे व्यू वर्जन फॉर ऑल वर्जन, ऑल वर्जन में आप सिलेक्टेड वर्जन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे डेट डाल देंगे 16 मई 2025 से 4 सितंबर 2025 तक का डेटा मुझे चेक करना है। अब मुझे जो एंट्री दिखाई जाएंगी वो सिर्फ वही एंट्री दिखाएंगे जो इस पीरियड के बीच में चेंज हुई है। तो देखिए मैं ये वाली एंट्री देख लेता हूं, कब चेंज हुई है, कब चेंज हुई है, 30 अगस्त 2025 को, और एंट्री रिलेटेड किससे है डेट 10 अप्रैल 24, तो 24-25 की एंट्रीज है, और चेंज कब हुई है 30 अगस्त को। इवन वो क्रिएट भी 30 अगस्त को हुई है, तो मैंने डेटा क्रिएट किया तो 30 अगस्त आ रहा है। बट आप अपने डेटा में चेक करेंगे तो 24-25 का क्रिएटेड आपका 24-25 आएगा, प्रोवाइडेड कुछ एंट्रीज आपने 24-25 के बाद ना की हो तो वो आपका क्रिएटेड आपका 24-25 में दिखाएगा, और ऑल्टर्ड आपका, अगर उन्होंने ऑल्टर किया है तो वो वर्जन पीरियड जो आपने डाला है उस पीरियड के बीच का शो करेगा।
यूजर नेम मैंने एनेबल नहीं किया था, उससे पहले देखो सिक्योरिटी नोट एनेबल, तो उससे पहले का है, तो आप वो भी यूजर नेम भी आप देख सकते हो। अब इस यही एंट्री सारी आप यूजर नेम वाइज भी देख सकते हैं। कंट्रोल भी वापसी करेंगे, यूजर नेम आप चाहते हैं सिर्फ विनोद जो है वो एडमिन है, वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, एक स्पेशल पर्सन है राज जो ऑपरेटर है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो ट्रांजेक्शन को चेंज करता है, तो सिर्फ उससे रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। तो जो राज ने चेंजेस किए वो आ जाएंगे। वापसी आपने किया, राज का नहीं, आपको सैम का देखना है, सैम ने क्या चेंज किया, तो सैम की चेंजेस भी आप देख सकते हो। और अगर आप सारे यूजर के एक साथ देखना चाहते हो तो आप सारे यूजर के एक साथ भी देख सकते हो। इसके अलावा आपको और क्या ऑप्शन मिलता है इसके अंदर? F5 मैंने ऑल वाउचर किया, मैंने इसको अंदर डिटेल में गया और मैंने F5 ऑल वाउचर कर दिया। अब मुझे यहां क्या करना है, व्यू चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। अगर मुझे चेक करना है मास्टर्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो मास्टर्स में चेंजेस, तो मास्टर वाइज समरी मुझे देखनी है। तो ये देखिए लेजर कंप्यूटर में मैंने चेंजेस किए, क्या चेंजेस किए हैं, क्रिएट और ऑल्टर। क्या ऑल्टर हुआ है देखो, सीजी डीएसटी एप्लीकेबल पहले डाला नहीं था, बाद में एप्लीकेबल कर दिया, गुड्स बाद में सेलेक्ट किया है, और एप्लीकेबल ये जीएसटी की सारी डिटेल, पहले मैंने नोट एप्लीकेबल था ना, एप्लीकेबल किया तो सारी डिटेल रेड वाली जो है वो मैंने दोबारा ऑल्टर करने के बाद एंटर की है। तो यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, तो ये भी मैंने बाद में डाला है। तो ये जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने चेंज की है वर्जन 2 में वो सारी आपको शो कर देगा। इवन आप इसके अंदर फिल्टर लगा सकते हैं, कंट्रोल F करके फिल्टर लगा सकते हैं कौन सा वाउचर आपको देखना है। मैंने यहाँ ट्रांजेक्शन कम दिखाई हुई है, अगर आप ट्रांजेक्शन ज़्यादा दिखाएंगे यहाँ पे आपको जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जहाँ पे ट्रांजेक्शन ज़्यादा है ना, फॉर एग्जांपल ये वाली ट्रांजेक्शन डेप्रिसिएशन और हाईजैक, मुझे मुझे सिर्फ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्री देखनी है, तो मैंने कंट्रोल F किया और डीपी लिखना है ओनली, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्री। तो ऐसे ही अगर आपकी 500 एंट्रीज हैं एक लेजर के अंदर या थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हैं और आपको उसको स्पेसिफिक लेजर की एंट्री देखनी है उस लेजर के अंदर कौन सी है, तो आप फिल्टर लगाएं और फिल्टर लगा के देख सकते हैं। इस फिल्टर के साथ जब आप फिल्टर लगाते हैं तो एक राइट साइड में एक ऑप्शन और मिलता है मल्टी फिल्टर। आप इसके अंदर मल्टी फिल्टर भी लगा सकते हैं, किसी फील्ड पे लेजर पे लगाना है, स्टॉक पे लगाना है, जिस पे आप लगाना चाहें, और एडिशनल भी आप एडवांस फिल्टर भी इसमें लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे फिल्टर आप लगाते जाएंगे वैसे वैसे फिल्टर के हिसाब से आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको शो करेगा। ये बहुत आपको यूज होने वाला है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको सिक्वेंसिंग का ऑप्शन मिलता है। जैसे ये वर्जन, अभी मैंने डेटा देख रहा था आपका, एक मिनट, एडिट लॉग ऑल वाउचर, और ये मैंने सारे वाउचर्स ओपन किए हैं, और मुझे क्या करना है, सीक्वेंसेस चाहिए कि कितनी बार, जो ज्यादा बार एंट्री चेंजेस हुई है सिर्फ वही देखनी है मेरे को। तो आप F12 क्लिक कीजिए और यहां देखिए वर्जन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ये ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने वर्जन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कर दिया, डिक्रीजिंग कर दिया, तो मेरे जो वर्जन सबसे ज्यादा जो एंट्री चेंजेस हुई हैं वो आपके वर्जन 3 में आपको शो कर देगा, जो डिक्रीजिंग फॉर्म में शो कर देगा। जैसे इसमें 3 बार एंट्री चेंज हुई है, एक एंट्री इसके अंदर 2 बार हुई है, तो मैंने चेक किया ये एंट्री 3 बार ऑल्टर्ड है, तो आप इसको शॉर्टिंग भी कर सकते हैं इसकी। ये सब करने के अलावा अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने डिफॉल्ट वर्जन को सिलेक्ट किया और यहां पे मैंने ये व्यू शेयर किया, मैंने ये देखना है ऑल्टर्ड वाउचर कितने हैं, नॉन ऑल्टर्ड कितने हैं, टोटल कितने हैं। अब ये मेरे को सारी कंपनी में जो भी मेरा डेटा आएगा उसमें सब में मेरे को चेक करना है। तो मेरे पास इसका एक ऑप्शन है, यहाँ सेव व्यू का ऑप्शन है, कंट्रोल L करके मैंने सेव किया और इसको मैं सेव कर सकता हूँ व्यू को। सेट द डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट, यस, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। और ये व्यू क्या सिर्फ इस कंपनी के लिए करना है या इस कंप्यूटर पे मैं जो भी कंपनी का डेटा ओपन करूं, तो जैसे मैंने मेरे पास प्रोफेशनल के पास एक कंप्यूटर है, मैं वहां डेटा कॉपी करता हूं और वहां पे कंपनी ओपन करके एडिट लॉग चेक करता हूं, तो मैंने व्यू सेव कर दिया, तो सभी की सभी कंपनी का सेम डेटा जो वर्जन पीरियड आपने डाला हुआ है, जैसे इस साल में जो भी एंट्री चेंज हुई है वो आप सेव करके रख सकते हो, और आपको हर कंपनी का डेटा जैसे एडिट लॉग ओपन करेंगे वही आपको डेटा शो करेगा। सेकंड, इसके अंदर आप चाहते हैं कि एडिट लॉग की जो समरी है वो कोई यूजर ना देख पाए, उस यूजर के लिए आपको डिसेबल करना है, तो आप उसका भी, उसका आपके पास ऑप्शन है, जस्ट आपको ऑल्ट के करना है कंपनी के अंदर और यूजर रोल्स में जाना है, यूजर रोल, और जिस भी यूजर के लिए आपको डीएक्टिवेट करना है,
तो यहाँ फुल एक्सेस पे क्लिक करके और आपको इसको डीएक्टिवेट करना है, वो आपको डीएक्टिवेट कर दोगे। तो जैसे ही आप डीएक्टिवेट करोगे तो वो लेजर आपको जिस यूजर के लिए आपने डीएक्टिवेट कर दिया वो आपका एडिट लॉग समरी नहीं देख पाएगा, बाकी के लोग आपके एडिट लॉग समरी देख सकते हैं। मैम टॉपिक कंप्लीटेड है, कोई क्वेरीज अगर हैं तो आप बता सकते हैं। किसी मेंबर्स की कोई क्यूरीज हो दोनों टॉपिक एडिट लॉग पे भी और न्यू फॉर्मेट फॉर अकाउंटिंग जो अभी आया है, न्यू फॉर्मेट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, उस पे किसी का कुछ इश्यूज हो हैंड रेज कर सकता है और चैट बॉक्स में भी लिख सकता है। एक क्वेश्चन है, किसी पर्सन है, सिंगल पर्सन है, उसकी 5 ब्रांचेज हैं, 5 टेली यूज कर रहा है वो, तो वो उसको कैसे बेनिफिट देगा, मतलब उसको लिवरेज करेगा या उसको सर कैसे? मैंने ये बताया था, आप इसको इसके अंदर एक ग्रुप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं अच्छा टैली के अंदर। वो ग्रुप कंपनी क्रिएट करेंगे तो आपको वहां से आपको ऑप्शन मतलब ग्रुप कंपनी में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाती है। वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप यूज कर सकते हैं, उसके अंदर वो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो अच्छा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को आप डायरेक्टली फिर आपको इंपोर्ट कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है। ये एक्टिव टेली लाइसेंस की रिक्वायरमेंट ही है या एक्सपायर हो गया, किसी का रिन्यूअल नहीं हुआ तो उस पर भी काम कर नहीं सर, जाएगा? एक्टिव लाइसेंस रिक्वायर्ड है, बट सर प्रोफेशनल्स के लिए एक्टिव लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि आपके पास मान लो लाइसेंस नहीं है, कोई बात नहीं, जो टैली का डेटा क्लाइंट दे रहा है आप उसी के लैपटॉप से वो एक्सएमएल टूल यूज कर लीजिए, और एक्सएमएल तो वो एक्सपोर्ट करके देगा ही, और एक्सेल यूटिलिटी भी आप उसी से निकाल लीजिए। ये ऑफ द रूल मैं बता देता हूँ आपको, आप यूज कर सकते हैं। बट क्लाइंट जो काम कर रहे हैं वो डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए उनको लाइसेंस चाहिएगा, बट प्रोफेशनल्स को रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा ये आप सारी की सारी फाइल्स अपने अलग अलग क्लाइंट्स के फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक ही फाइल मिलने के बाद। आप जरूरी नहीं है आपको हर बार फाइल नहीं चाहिए, सेम फाइल जो एक बार एक्सपोर्ट होगी वो आप कॉपी पेस्ट कर लो सबके फोल्डर में, तो उसके बाद प्रॉपर वर्क करेगा वो। अच्छा। एनी मेंबर कोई, किसी का कुछ हो या लीव करें? मैं सर एक जस्ट एक चीज बता दूं आपको, जो आप पूछ रहे थे ग्रुप कंपनी क्रिएट कैसे होगी, शायद किसी को ना पता हो तो। जैसे यहाँ आपको सिर्फ कंपनी 2 ओपन करके रखनी है। जो कंपनी आपकी मान लो 5 कंपनी है तो पांचों कंपनी यहाँ ओपन करके आपको रखनी है। ओपन करने के बाद कंपनी में जाएंगे क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रुप कंपनी का, ऑल्ट आर करके। तो ग्रुप कंपनी में क्लिक करेंगे तो ये जैसे मैंने ग्रुप कंपनी करा दी, ग्रुप कंपनी बना दी, और यहाँ पे आपको सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए मैंने 2 कंपनी ओपन की हुई है तो मैं दोनों कंपनी को ग्रुप कर सकता हूँ। तो मैं ग्रुप कंपनी को ओपन कर पाऊंगा तो ग्रुप कंपनी का डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। हाँ मर्ज हो जाएगा। ओके बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी सर। मैम, वोट ऑफ थैंक्स प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरती Thank you. मैम से। हाँ, बिल्कुल. Thank you so much, sir, for the wonderful session. I'm really grateful to all of the participants for our having response to this particular session. Meanwhile, I thank CIRC of ICI for conducting this type of wonderful webinar. My sincere thanks to C. Vinod Jangra for his enlightened knowledge.
I hope this session is useful to all of us and we gain a lot of knowledge today about Tally Prime 6.2 version. कैसे टैली क्रिएट करते हैं, लाइसेंस को कैसे अपडेट करते हैं। सर आपने बहुत ज्यादा अच्छा बताया आज हमें, हमें काफी कुछ सीखने को मिला आपके वजह से। और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग आज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उन लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिले, और इन फ्यूचर अगर हमें कोई डाउट हो तो हम आपसे कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल मैम, एंड थैंक्स टू मेरा नंबर भी मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, और स्टिल मैंने बता रहा, जो यूट्यूब का चैनल है उस पर भी प्रॉपर वीडियो इसका है, ट्रेन टू तो इट, अगर या किसी को मैं इश्यू आएगा तो रिक्वेस्ट उसमें भी करूंगी कमेंट कर सबका सकते हैं। चैनल सब सब्सक्राइब करें, मैं डेफिनेटली सब्सक्राइब करूंगी, क्योंकि जो जी अभी टेली प्राइम है मैंने खुद ने फीचर्स पढ़े, बहुत अच्छे फीचर्स है और ये हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। हम लोग सीएस के लिए बहुत मतलब हेल्पफुल होगा ये वाला जो फीचर हमारे लिए आया है, हमारे बर्डन काफी कुछ हद तक कम हो जाएगा। And बिल्कुल my मैम। thanks to Chairman Sir C. Ankur Gupta sir for giving me chance to moderate this session, and Ajmer Chairman Sir, Subhash Chandra sir for the welcome address. Thank you so much, sir. थैंक यू CIRC टीम, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir.